हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का डायनेमिक स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। ठीक है, हमने देखा था इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। और एक्सियल लोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लोड जो हमारा अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लगता है उस लोड को हम बोलते हैं एक्सियल ट्रांसवर्स लोड। और वो लोड जो हमारा पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लगता है उसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से हमारा बेंडिंग मूवमेंट भी आता है, और इसको हम देखेंगे आगे की वीडियोज में जब हम बेंडिंग मूवमेंट चैप्टर को करेंगे। ठीक है, सो नाउ इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम देखेंगे इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग ही देखेंगे, लेकिन इस बार हम सेक्शन को लेंगे यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। इस केस में, इस वीडियो में हमारे पास जो हमारा कंपोनेंट रहेगा वो कंपोनेंट रहेगा हमारा यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ठीक है, लास्ट वीडियोज में हमारे कंपोनेंट थे यूनिफॉर्म सिंपल लाइक दिस। एक हमने पहला केस हमने ये मानकर किया है। इससे पहली वीडियो में हमारे पास हमारे पास ये वाला सेक्शन था, ये हमारा मेंबर था। ठीक है, हमने इसका इलोंगेशन निकाला था। इसका इलोंगेशन सिंपल आया था हमारा PL/AE। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक ऐसा मेंबर था जिसमें हमारा क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म ही है, लेकिन मल्टीपल सेक्शंस है हमारे पास। क्रॉस सेक्शन तो मेरे पास यूनिफॉर्म ही था, लेकिन हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस थे लाइक 1 2। ठीक है, और सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मेरी थी, और इसके लोंग ही हमारा लगता है एक्सियल लोड। ठीक है, तो इस केस में हमने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद देखो, ये अलग अलग सेक्शंस हमारे सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक केस और किया था। उस केस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सेक्शंस तो मल्टीपल है, लेकिन हर सेक्शन का अलग अलग क्रॉस सेक्शंस है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस। दिस वन। तो कल हम इन तीनों केस के इलोंगेशन फाइंड आउट कर चुके थे। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमने इन दोनों केस में, केस सेकंड और केस थर्ड, इन दोनों केस में मैंने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, एक बार मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शंस है किसी मेंबर में, अगर हमको उस पूरे मेंबर का इलोंगेशन निकालना है तो वो हमारे बराबर रहेगा इंडिविजुअल सेक्शन के इलोंगेशन के एडिशन के। सिंपल। तो ये हमारा हो गया था कल, यहाँ तक हम कल देख चुके थे। और हमने कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको यूज़ करके हमने उस मेंबर का जिसमें मल्टीपल सेक्शन है उसका हमने इलोंगेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, और आज हम देखेंगे, आज हम एक नए मेंबर का आज हम इलोंगेशन देखेंगे। और उस वो मेंबर किस टाइप का है? वो मेंबर है हमारा यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। इसमें आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे। इसमें आप सीखोगे कि कैसे हम एक स्ट्रिप को एग्ज्यूम करके कैसे हम एक कंप्लीट मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज का हमारी वीडियो है किसके ऊपर? आज की वीडियो है हमारी इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ठीक है, आज की हमारी वीडियो है इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारे पास यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार है।
लेफ्ट एंड पे इसका डायमीटर स्मॉल d1 है और राइट हैंड पर है स्मॉल d2। ठीक है, मैंने इस पर एक्सियल लोडिंग लगाई तो वो लोड एक्सियल लोड होता है जो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। सो दिस वन इज P और इन द सिमिलर मैनर हेयर आल्सो P। तो मैंने इस पर एक्सियल लोडिंग लगाई। ठीक है, सपोज इस हमारे मेंबर की लेंथ है L नोट, मेंबर की लेंथ है L नोट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है इसका इलोंगेशन। तो दोस्तों देखो इसका इलोंगेशन कैसे निकलेगा। मैंने आपको इलोंगेशन का सिंपल फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इज PL नोट अपॉन AE। कल की वीडियो में जितने भी हमने इस टाइप के अलग अलग मेंबर का इलोंगेशन फाइंड आउट किया था उसमें हमने सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस केस में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो देखो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी। इस केस में अगर मैं देखूं एक्सियल लोड P कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। वाई? क्योंकि P एक्टिंग थ्रू आउट द मेंबर, पूरे मेंबर पे P ही एक्ट कर रहा है, तो P की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेंथ L नोट, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज करो ये बार हमारा उस मटेरियल का बना है जिसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, तो यहाँ पर E भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर मैं देखूंगा यहाँ पर A को, अगर मैं A को चेक करूं तो इस पॉइंट पर मेरा एरिया है π/4 d1 स्क्वायर, इस एंड पर मेरा एरिया है π/4 d2 स्क्वायर। और अगर मैं कहीं भी बीच में देखता हूं तो वहां पर हमारा एरिया कुछ अलग रहेगा। तो ड्यू टू एरिया की वजह से मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पूरे बार के लिए यूज़ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा डायमीटर इज़ वेरिएबल थ्रू आउट द लेंथ। अगर मैं इस एंड से x को मेजर करता हूं तो मैं क्या पाऊंगा? मैं पाऊंगा एज x इंक्रीज डायमीटर इंक्रीज, दिस इंप्लाइज वी कैन से d इज वेरिएबल। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमारा d वेरिएबल है, मीन्स d हमारा फिक्स नहीं है, d हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पूरे बार के लिए यूज़ नहीं कर सकता। अगर हमारा कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमारा इस तरह की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारा एरिया वेरिएबल है, कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलेगा जहाँ पर आपका लोड वेरिएबल रहेगा। ये केस आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर हम इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट निकालेंगे तो हमारा उस केस में लोड ही वेरिएबल आ जाएगा, उसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर हम इस बार के लिए देखें तो यहाँ पर हमारा लोड तो फिक्स है, लोड हमारा चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन थ्रू आउट विद एक्स यहाँ पर हमारा एरिया चेंज कर रहा है। विद एक्स एरिया इज वेरिएबल, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर कंप्लीट बार। इसलिए हम अगर इस टाइप की कंडीशन है जहाँ पर हमारा कुछ भी वेरी कर रहा है तो वहाँ पर हम एक स्ट्रिप एग्ज्यूम करते हैं और हम उस स्ट्रिप के लिए इलोंगेशन फाइंड आउट करते हैं, और जो इलोंगेशन हमारा उस स्ट्रिप के लिए आएगा उस इलोंगेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट कर कर हम कंप्लीट बार का इलोंगेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो मैंने आपको भी बताया, अभी हम इसको यहाँ पर ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि हमारा इस बार का इलोंगेशन क्या आएगा ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर एक स्ट्रिप एग्ज्यूम करनी होगी। तो कंसीडर ए स्ट्रिप, कहीं पर भी एग्ज्यूम कर सकते हैं हम, एक स्ट्रिप कहीं पर भी मान सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप मानी एट ए डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पर मैंने एक स्ट्रिप मानी और इस स्ट्रिप की थिकनेस है मेरी, इस स्ट्रिप की थिकनेस है मेरी dx। ठीक है, और इस स्ट्रिप का अगर मैं डायमीटर देखूं तो इस स्ट्रिप का डायमीटर है dx। ठीक है, ये d के बाद x है, ये d के नीचे x है, इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, सो dx इसका डायमीटर और dx ही इसकी हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। अब अगर मैं इसका अगर सपोज करो इस एक्सियल लोडिंग की वजह से अगर मैं इस स्ट्रिप का इलोंगेशन फाइंड आउट करूँ तो लेट अस एग्ज्यूम
let d delta is elongation of strip, ठीक है। सॉरी, इसको आप ऐसे लिखो, लेट डी डेल्टा हमारा इलोंगेशन है इस स्ट्रिप का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पर, डी डेल्टा इज इक्वल टू पी, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है हमारी डी एक्स, तो पी डी एक्स अपॉन एरिया। एरिया इस स्ट्रिप का क्या आएगा, देखो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी एक्स स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ, इस स्ट्रिप का एरिया है हमारा पाई बाई 4 डी एक्स स्क्वायर। तो सेम यहां पर पुट करूंगा, पाई 4 डी एक्स स्क्वायर डॉट ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस स्ट्रिप का इलोंगेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्ट्रिप का इलोंगेशन फाइंड आउट करूंगा और पूरे बार का इलोंगेशन निकालने के लिए मैं इस स्ट्रिप के इलोंगेशन को इंटीग्रेट करूंगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करूँ तो सपोज मैंने इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, व्हेन x इज 0 टू व्हेन x इज L नोट, व्हेन x इज 0 टू x इज L नोट, ठीक है। तो अगर हमारा x 0 इलोंगेशन 0, अगर मेरा x L तो सपोज इलोंगेशन इज डेल्टा। इसका मतलब है कि पूरे लेंथ के लिए हमारा इलोंगेशन है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों देखो, हमको निकालना है डायमीटर। इस लोकेशन पर एट ए डिस्टेंस ऑफ x पर हमको निकालना है dx की वैल्यू। तो देखो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखो जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ फिर से याद दिलाता हूँ, पेन और कॉपी लेकर साथ बैठना और जो बोर्ड पर मैं लिखता हूँ उसको नोट करना, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो मैं निकालूंगा dx की वैल्यू। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सो dx इज इक्वल टू, देखो dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखो अगर ये D1 तो मैंने यहाँ पर लाइन खींची, तो अगर ये D1 तो ये भी D1, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर फॉर डिस्टेंस ऑफ L, अगर हम L लेंथ के लिए देखें, फॉर L लेंथ के लिए वन एंड और दूसरे एंड, दोनों एंड के जो डायमीटर है इनका डिफरेंस कितना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर रफ कर दूंगा जब मैं यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। इसको साथ के साथ ही नोट करना। अगर मैं L लेंथ के लिए देखूं, फॉर लेंथ L, फॉर लेंथ L नोट द डायमीटर डिफरेंस इज D2 माइनस D1, ठीक है। अब अगर मैं X लेंथ के लिए डायमीटर का डिफरेंस देखूंगा, फॉर लेंथ X डायमीटर का डिफरेंस इज D2 माइनस D1 x अपॉन L, और ये जो मेरा डायमीटर का डिफरेंस है ये है हमारा ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाले और नीचे वाला, दिस वन प्लस दिस वन इज दिस, समझे। तो इसकी हेल्प से मैं निकाल पाऊंगा अपना dx। तो dx इज, एक तो हमारा हो गया D1 प्लस dx इज, एक तो D1 हो गया और प्लस ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन मेरा हो गया ये वाला, ठीक है, प्लस दिस वन, D2 माइनस D1 x अपॉन L। अब देखो यहाँ पर हमको यूज़ करना है, तो सिंपल अपने इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए मैं D2 माइनस D1 अपॉन L को मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट K, ठीक है। सो dx इज इक्वल टू D1 प्लस KX। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर चुके हो क्योंकि मुझको इसका इंटीग्रेशन करना है आगे।
इसको भी नोट कर लेना। तो मेरे पास dx आ चुका है d1 प्लस के एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, सो d डेल्टा इज इक्वल टू 4p dx डिवाइड बाई पाई d1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। जीरो से एल नोट। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे और आपके पास 12th और 11th में भी इंटीग्रेशन है। अगर मैं देखूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आप सब जानते होगे। तो सिमिलरली यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। जीरो से देखो यहाँ पर हमारा क्या क्या कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट। तो मैं इनको ले आता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा 4p डिवाइड बाई पाई ई इंटीग्रेशन 0 टू एल नोट, इंटीग्रेशन 0 टू एल नोट d1 प्लस के एक्स की पावर -2 dx, ठीक है, के एक्स की पावर -2 dx। अब देखो -2 पावर है, अगर मैं x d1 प्लस के एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, 4p अपॉन पाई ई d1 प्लस के एक्स d1 प्लस के एक्स -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो दिस इज यूनिट लिमिट फ्रॉम 0 टू एल नोट, ठीक है। अब देखो मैंने इसको x माना है, तो इंटीग्रेशन में हमारा रूल होता है अगर हमारे पास x के साथ कोई होल टर्म भी है और हमने उसको x माना तो फिर फर्दर हमको इस टर्म का डिफ्रेंशिएट करके उससे उसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है d1 प्लस के एक्स की पावर -2 प्लस 1, तो हमने इस पूरे को इस इंटीग्रेशन में माना x। तो अब जब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा उसको डिवाइड करना होगा यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर देखो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा d1 प्लस के एक्स का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझको मिलेगा सिर्फ k, तो मुझको k से यहाँ पर करना होगा डिवाइड, मुझको k से यहाँ पर करना होगा डिवाइड, ठीक है। k की वैल्यू बता चुका हूँ क्या है हमारी d2 माइनस d1 अपॉन l, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, ये -1 तो ये माइनस बाहर आ जाएगा मेरे पास, -4p डिवाइड बाई k की वैल्यू क्या है मेरे पास d2 माइनस d1 l डिवाइड बाई पाई e, ठीक है। अब जब मैं ये मेरे पास यूनिट है, जब मैं यहाँ पर x की जगह l नोट पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा देखो, देखो यहाँ -1 पावर है तो ये मेरा आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाई d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l नोट, क्योंकि मैं यहाँ पर जब l नोट पुट करूँगा तो d1 ये आ गया मेरे पास देखो, प्लस k की वैल्यू हो गई d2 माइनस d1 अपॉन l नोट x, और x की जगह मैंने लिखी थी यहाँ पर l नोट, ठीक है। नेक्स्ट में जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरा के एक्स हो जाएगा 0, तो सिर्फ यहाँ पर आएगा 1 अपॉन d1 माइनस 1 अपॉन d1, ठीक है। ऊपर वाला आप सब नोट कर चुके होगे। देखो इस L नोट से ये L नोट कैंसिल हो गया, इस L नोट से ये L नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 4pl डिवाइड बाई d2 माइनस d1 पाई e ब्रैकेट 1 अपॉन d1 प्लस
d2 माइनस d1 माइनस 1/d1। इस d1 से ये d1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या बचा है, 4pl। देखो यहाँ पर मेरा माइनस भी है, ध्यान देना, ये माइनस में भूल गया है यहाँ पर, ये माइनस भी है मेरा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये देखो माइनस है। ये माइनस कैसे आया, जब मैंने -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो यहाँ पर बचेगा -1, ये -1 आ जाएगा मेरा बाहर यहाँ पर, ठीक है। तो 4pl दिस इज माइनस के डिवाइड बाई d2 माइनस d1 पाई ई ब्रैकेट 1/d2 माइनस 1/d1। एलसीएम लूँगा यहाँ पर मैं इसका, तो 4pl, देखो मैंने इस माइनस की जगह नीचे के साइन चेंज कर दिए, तो मैंने लिख दिया d1 माइनस d2 पाई ई ब्रैकेट d1 माइनस d2 डिवाइड बाई d1 d2। अब इस d1 माइनस d2 से ये d1 माइनस d2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस d1 माइनस d2 से ये d1 माइनस d2 हो जाएगा मेरा कैंसिल। तो मुझको यहाँ पर मिलेगा 4pl डिवाइड बाई पाई ई d1 d2। मुझको मिलेगा इलोंगेशन इज 4pl पाई d1 d2 e। तो दोस्तों ये अपना आ गया है इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर इलोंगेशन फाइंड आउट किया है, ये इलोंगेशन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे तुम्हारा ईएससी हो, गेट हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में इस फॉर्मूले पर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप ईएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इस फॉर्मूले का, और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने एक फॉर्मूला देखा था डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE, उस फॉर्मूला, उन दोनों फॉर्मूले को लिंक कर कर ज्वाइन कर कर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलोंगेशन फॉर यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इसी फॉर्मूले को डिस्कस किया है हमने, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये जो हमारा एक्सियल लोड है P, इसके वेरी होने की वजह से हम कैसे इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।